प्रिय व्यूअर्स, परीक्षा एक्सपर्ट ऑफिशियल चैनल के डेली स्टैटिक जीके सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम प्रतिदिन आपके लिए यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, आरआरबी बैंकिंग तथा विविध परीक्षाओं से संबंधित 10 प्रश्न व्याख्या सहित लेकर प्रस्तुत होंगे। हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं की तैयारी में सहायक सिद्ध होंगे। शून्य आधारित बजट की अवधारणा को सर्वप्रथम लागू किया गया था। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन बी फ्रांस में, ऑप्शन सी भारत में, ऑप्शन डी जर्मनी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका में। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। शून्य आधारित बजट की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम 1977 में अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने अपने देश में किया था। भारत में प्रथम बार 1986 में तत्कालीन वित्त मंत्री वीपी सिंह ने स्वीकार किया था। 1987-88 में केंद्रीय सरकार के अनेक विभागों ने इस तकनीकी को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संघीय बजट 2021-22 में अधिकतम धन प्रावधानित किया गया है। ऑप्शन ए ग्रामीण विकास को, ऑप्शन बी ऊर्जा को, ऑप्शन सी परिवहन को, ऑप्शन डी सामाजिक सेवाओं को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी परिवहन को। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संघीय बजट 2021-22 में परिवहन को अधिकतम धन प्रावधानित किया गया है। परिवहन को 1,81,101 करोड़ रुपए का अब तक का सर्वाधिक आवंटन हुआ है, जिसमें से 1,08,230 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाने का काम किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन केंद्र सरकार के चालू खाते में आय के स्रोत है? 1 निगम कर, 2 सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त लाभ, 3 राष्ट्रीय बचत पत्रों का विक्रय, 4 विश्व बैंक से प्राप्त ऋण। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए 1, 2 और 3, ऑप्शन बी 1 और 3, ऑप्शन सी 3 और 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1 और 3। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। केंद्र सरकार के चालू खाते में आय के स्रोत हैं निगम कर, राष्ट्रीय बचत पत्रों का विक्रय, उत्पाद कर। सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त लाभ को चालू खाते में संकलित नहीं किया जाता है, क्योंकि सार्वजनिक उपक्रमों के लेखांकन की विधि सामान्य संगठन की वार्षिक लेखांकन के स्वरूप के अनुरूप नहीं है। इस लाभ को पूंजी खाते में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस मद को राजस्व खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए ब्याज प्राप्तियां, ऑप्शन बी कर प्राप्तियां, ऑप्शन सी सरकारी विभागों व सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त लाभ तथा लाभांश, ऑप्शन डी अल्प बचतें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अल्प बचतें। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चालू खाते में दूसरा महत्वपूर्ण मद ब्याज अदायगी है। उन ब्याज अदायगियों में सभी प्रकार के ऋणों के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले ब्याज की अदायगियों को शामिल किया जाता है, चाहे वह घरेलू हो या विदेशी, निजी हो या संस्थागत। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में राजस्व खाते में सबसे बड़ा व्यय का मद करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा है तथा दूसरा सबसे बड़ा मद ब्याज अदायगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संघ सरकार के राजस्व व्यय का सबसे महत्वपूर्ण मद निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए मुख्य उपादान, ऑप्शन बी रक्षा व्यय, ऑप्शन सी ब्याज की अदायगी, ऑप्शन डी राज्यों को अनुदान। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ब्याज की अदायगी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अगले वित्त वर्ष 2022-23 में सरकार की पूरी कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा ब्याज चुकाने में खर्च होगा। सरकार की कमाई कहां कहां खर्च होगी इसकी जानकारी है। ब्याज अदायगी 20%, राज्यों के हिस्से का टैक्स और ड्यूटी 17%, केंद्रीय योजनाएं 15%, वित्त आयोग एवं अन्य ट्रांसपोर्ट 10%, केंद्र की स्पॉन्सर्ड योजनाएं 9%, सब्सिडी 8%, रक्षा 8%, पेंशन 4% और अन्य खर्च 9% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी देश में आय का पुनर्वितरण करने का सर्वोत्तम तरीका है? ऑप्शन ए प्रगामी व्यय से संयुक्त प्रगामी कराधान, ऑप्शन बी प्रतिगामी व्यय से संयुक्त प्रगामी कराधान, ऑप्शन सी प्रतिगामी व्यय से संयुक्त प्रतिगामी कराधान, ऑप्शन डी प्रगामी व्यय से संयुक्त प्रतिगामी कराधान। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रगामी व्यय से संयुक्त प्रगामी कराधान। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रगामी कर आय के पुनर्वितरण का सर्वोत्तम तरीका समझा जाता है। प्रगामी करारोपण में आय वृद्धि के साथ साथ कर की दर भी बढ़ती जाती है। फलतः इस करारोपण के अधीन धनी व्यक्ति अधिक कर, जबकि गरीब या अल्प आय वाला व्यक्ति कम कर अदा करता है। साथ ही प्रगामी व्यय से निचले स्तर के व्यक्तियों की आय में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सरकार द्वारा घाटे को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई की जा सकती है? 1 राजस्व में कमी लाना, 2 उद्योगों का विस्तार करना, 3 सब्सिडीज का युक्तिकरण करना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 2, ऑप्शन डी केवल 3। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल 1 और 3। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राजस्व घाटे को कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है। राजस्व व्यय न तो संपत्ति बनाता है और न ही सरकार के दायित्व को कम करता है। अनावश्यक राजस्व व्यय से राजकोषीय घाटा बढ़ता है, इसलिए राजस्व व्यय को कम करने का राजकोषीय घाटे पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। नई कल्याणकारी योजनाएं शुरू करने से न तो संपत्ति पैदा होती है, न ही सरकार की देनदारी कम होती है, इससे राजकोषीय घाटा और बढ़ता है। सब्सिडी सरकारी खर्च का एक प्रमुख घटक है, उनकी कमी से राजकोषीय घाटा कम होता है। आयात शुल्क कम करने से कर राजस्व में कमी आएगी और इस प्रकार राजकोषीय घाटा बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संघीय बजट में राजकोषीय घाटा है। ऑप्शन ए बजटीय घाटा प्लस सरकार का बाजार ऋण एवं दायित्व, ऑप्शन बी राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, ऑप्शन सी मुद्रीकृत घाटा प्लस बजट घाटा, ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक से संघ सरकार द्वारा किए गए ऋणादान में होने वाली निवल वृद्धि। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बजटीय घाटा प्लस सरकार का बाजार ऋण एवं दायित्व। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सरकार का कुल व्यय और सरकार की कुल आय के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। सरल शब्दों में राजकोषीय घाटा सरकार के खर्च की तुलना में उसकी आय में कमी को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि राजकोषीय घाटे में से ब्याज की अदायगी को घटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा घाटा प्राप्त होता है? ऑप्शन ए प्राथमिक घाटा, ऑप्शन बी बजटीय घाटा, ऑप्शन सी राजस्व घाटा, ऑप्शन डी मौद्रीकृत घाटा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्राथमिक घाटा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यदि राजकोषीय घाटे में से ब्याज की अदायगी को घटा दिया जाए तो प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। प्राथमिक घाटा पिछले वर्षों के उधारों के ब्याज भुगतान को घटाने के बाद राजकोषीय घाटा है। सरल शब्दों में राजकोषीय घाटा ब्याज भुगतान सहित सरकार की कुल उधारी का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन प्राथमिक घाटा चालू वित्त वर्ष में ब्याज भुगतान के बिना उधार ली गई राशि को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्तियों के सर्जन हेतु अनुदान को घटाने पर हम पाते हैं ऑप्शन ए बजटीय घाटा, ऑप्शन बी राजकोषीय घाटा, ऑप्शन सी प्रभावी राजस्व घाटा, ऑप्शन डी प्राथमिक घाटा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रभावी राजस्व घाटा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्तियों के सर्जन हेतु अनुदान को घटाने पर प्रभावी राजस्व घाटा प्राप्त होता है। प्रभावी राजस्व घाटा पहली बार 2012-13 में पेश किया गया था। यह अनुदान के माध्यम से राज्य स्तर पर संपत्ति निर्माण को ध्यान में रखता है। जब राज्य स्तर पर संपत्ति निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले अनुदान को राजस्व घाटे से घटा दिया जाता है तो हम इसे प्रभावी राजस्व घाटा कहते हैं। प्रिय व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कृपया अपने फीडबैक एवं सजेशंस कमेंट बॉक्स में दें। हम आपके सजेशंस के अनुसार वीडियो को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारी वेबसाइट www.pariksaexpert.com पर जाकर किसी भी एग्जाम की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं।